हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिम और मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लीवेज के बारे में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 2-3 टॉपिक कवर करेंगे छोटे छोटे से। जैसे क्लीवेज हो गया। क्लीवेज देखिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो होता है जो फर्टिलाइजेशन से शुरू होके पूरा एक न्यू यंग वन तक का पूरा इवेंट होता है। यानी कि जब हम एक ओवा को फर्टिलाइज करते हैं तो फर्टिलाइज्ड ओवा और उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चेंज होते चले जा रहे होते हैं। तो ओवा में जो चेंज होते हैं फर्टिलाइज्ड ओवा में, और वो चेंज होते 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 एक नई यंग वन बन जाता है। तो वहां तक का पूरा जो डेवलपमेंट है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसको 3 फेजेस में बांटा गया है। तो इसके 3 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें होता है क्लीवेज, उसके बाद आता है गैस्ट्रेशन पीरियड और फिर फाइनली आता है ऑर्गेनोजेनेसिस। तो क्लीवेज में क्या होता है? क्लीवेज एक सीरीज है, माइटोटिक डिवीजन्स की एक सीरीज है क्लीवेज, जिसमें माइटोसिस होती चली जा रही होती है। और ये माइटोसिस कुछ स्पेशल टाइप की होती है, यानी क्लीवेज और माइटोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और वो डिवीजन होते 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 एक जो जाइगोट है, जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओवा जिसे हम जाइगोट बोल रहे हैं, ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है मोरुला में। मोरुला क्या है? इसमें कई ब्लास्टोमियर्स होते हैं। तो ये क्लीवेज जो है, ये कहां तक का डेवलपमेंट है? मोरुला तक का डेवलपमेंट है ये क्लीवेज। यानी इसमें बहुत तेजी से रैपिड डिविजन्स होंगे। सेल डिवीजन में आपको पता है कि ह्यूमन सेल के डिवीजन में कितना टाइम लगता है? 24 आवर। लेकिन यहां क्लीवेज उससे ज्यादा तेजी से माइटोसिस करता है। तो देख ले कैसे क्लीवेज जो है वो हो रहा है यहाँ पे। तो क्लीवेज की डेफिनेशन आपको समझ में आई कि ये क्या है? ये आपके रैपिड डिविजन्स हैं। कैसे रैपिड डिविजन्स? रैपिड माइटोटिक डिविजन्स हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे कि कैसे होते हैं। तो सीरीज और इवेंट्स को समझते हैं यहाँ पे। क्लीवेज के बाद हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो मोरुला के डेवलपमेंट की बात करेंगे कि मोरुला कैसे डेवलप होता है और डेवलप होके वो कैसे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करता है। ब्लास्टोसिस्ट अगली फेज आएगी, ब्लास्टोसिस्ट मोरुला के बाद, यानी कि उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट कैसे हमारे यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर धसता है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और वहीं पे हम बात करेंगे प्लेसेंटा के फॉर्मेशन की और प्लेसेंटा के वर्क की। तो इतनी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, चीजों को एक एक करके पढ़ते रहिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चंस भी डिस्कस होते रहेंगे, आपके साइड में क्वेश्चंस दिखते रहेंगे कि टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं नीट, एम्स और डिफरेंट एग्जाम्स में। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं क्लीवेज को। तो देखिए क्लीवेज क्या होता है। जब एक जाइगोट बनता है, तो जाइगोट कैसे बनता है? जब यहां कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है? जब न्यूक्लियस मिल जाते हैं। तो यहां पे क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे। और हमने आपको अपनी पिछली वीडियो यानी फर्टिलाइजेशन वाली वीडियो में हमने ये बताया हुआ है कि यहां पे जब न्यूक्लियस मिलता है, दोनों मिल जाते हैं, यानी मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस मिलते हैं, यानी इसके क्रोमोसोम्स जब यहां पे पूरे मिले हुए होंगे, वो क्रोमोसोम अपने ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनाते हैं और यहीं से एक डिवीजन शुरू कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहां पे होता है? फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है एम्पुला रीजन में। पुरानी बुक के अकॉर्डिंग एम्पुलरी स्थमिक रीजन, और नई एनसीईआरटी में दिया हुआ है एम्पुला रीजन। क्लियर? अब क्लीवेज में यहां देखिए ज्यादातर साइटोप्लाज्म किसका है? ऊप्लाज्म है। इसके अंदर क्या है? ऊप्लाज्म है। जो कि अब यहां पे जो ऊप्लाज्म था, एग का ज्यादातर साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियस का तो साइटोप्लाज्म है ही नहीं, ना के बराबर था। तो वो न्यूक्लियस का स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस है और एग का ऊप्लाज्म है। तो न्यूट्रिशन कौन दे रहा है? ऊप्लाज्म ही न्यूट्रिशन देगा, यानी न्यूट्रिएंट्स जहां से आएंगे वो सारे के सारे ऊप्लाज्म से आएंगे। दूसरी खास बात, इसके ऊपर जो कवरिंग्स थी, ये सेकेंडरी oocyte था, इसके ऊपर जो कवरिंग्स थी वो किसकी थी? देखिए कुछ सेल्स थी जो कि लूजली अरेंज थी, उन सेल्स को कहते थे कोरोना रेडिएटा। और इसके ऊपर एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन थी जिसे कहते थे जोना पेल्यूसिडा। ये याद रखिएगा। क्लीवेज कैसे हो रहा है इसको हम देखेंगे यहां पे। तो जोना पेल्यूसिडा है और उसके ऊपर कोरोना रेडिएटा है। अगर चिक के एम्ब्रियो की बात करी जाए तो चिक में ये जोना पेल्यूसिडा होती है एब्सेंट, इसकी जगह पे यहां पे होता है एल्ब्यूमिन। जोना पेल्यूसिडा तो है, कोरोना रेडिएटा की जगह क्या है? एल्ब्यूमिन। तो ये हो गई जोना पेल्यूसिडा।
जोना पेल्यूसिडा, और ये हो गई आपकी कोरोना रेडिएटा। क्लियर है? इसके अंदर जो न्यूक्लियस बना है, अब जो साइटोप्लाज्म है वो कैसे डिवाइड होगा, तो देखिए इसका डिवीजन जो होता है वो होता है होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक यानी क्लीवेज कैसा है, होलोब्लास्टिक टाइप। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आप देखते रहिएगा, नोट पॉइंट है, होलोब्लास्टिक टाइप क्लीवेज हो रहा है। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है जितना भी इसमें साइटोप्लाज्म है, अब यहां उप्लाज्म की जगह हम इसे क्या कह देंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवा और जाइगोट। तो जाइगोट का जितना भी साइटोप्लाज्म है वो पूरा का पूरा डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज। अगर क्लीवेज के कई टाइप्स की बात करी जाए, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं क्लीवेज के टाइप्स की, तो उसमें पहला एक टाइप आता है होलोब्लास्टिक। इसका मतलब होता है कि पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। दूसरी चीज आती है रेडियल। हमने आपको बताया था जहां पोलर बॉडी होती है उसे कहते हैं एनिमल पोल, और दूसरा जो होता है जहां पोलर बॉडी इसके अपोजिट पोल होता है वेजिटल पोल। तो यहां पे एक रेडियाई में यहां डिवीजन होगा, ठीक है, तो ये हो गया डिवीजन, इसे कहते हैं रेडियल, यानी हर एक डिवीजन दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? तो ये हो गया रेडियल। ठीक, तो होलोब्लास्टिक हो गया और रेडियल, ये दो टाइप आपको समझ में आ गए। अब बात करते हैं मेरिडोनियल की। कंडीशन एक और है मेरिडोनियल। रेडियल का मतलब तो समझ गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। मेरिडोनियल का मतलब होता है एनिमल और वेजिटल पोल से होता हुआ जाए। अगर ये क्लीवेज एनिमल और वेजिटल पोल को इंक्लूड कर रहा है तो ये कहलाता है मेरिडोनियल प्लेन। तो इस तरीके का क्लीवेज कहलाता है मेरिडोनियल। तो होलोब्लास्टिक हो गया, रेडियल हो गया, मेरिडोनियल हो गया। अब समझते हैं ये क्लीवेज कब होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जैसे ही जाइगोट से आगे की तरफ ये जाइगोट एम्पुला रीजन से बढ़ता है, तुरंत ही यहां पे डिवीजन शुरू होता है, और ये डिवीजन लगभग 30 आवर्स में पहला क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज कितने टाइम में होता है, 30 आवर्स में। और क्लीवेज जो होता है वो अनइक्वल टाइप होता है। कैसा होता है? अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब यहां का साइटोप्लाज्म जो दो सेल्स बनेंगी, वो ये साइटोप्लाज्म दो सेल्स में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी एक स्लाइटली लार्जर होगी और एक थोड़ी सी स्मॉलर। दिख रहा है आपको, यहां पे एक बड़ी है और एक छोटी है। तो पहला क्लीवेज हो गया अनइक्वल टाइप 30 आवर में, एम्पुला से आगे बढ़ते ही स्थमिक रीजन में ही आके, ठीक है, एम्पुला से आगे बढ़ेंगे तो स्थमिक रीजन आएगा। स्थमिक रीजन में ही फिर ये अगला डिवीजन होता है। इसके 30 आवर्स के बाद ये जो 30 आवर थे, अगला डिवीजन जो होगा वो होता है लगभग 60 आवर के अंदर, लगभग 60 आवर्स में। 60 आवर्स में अगला डिवीजन होगा, और यहां पे 2 सेल स्टेज, ये है आपकी 2 सेल स्टेज। अब यहीं पे आ जाएगी 3 सेल स्टेज। पहले आएगी 3 सेल स्टेज, यानी पहले बड़ी वाली जो सेल बनेगी वो डिवाइड होगी, उसके बाद ये 3 सेल स्टेज बनी 60 आवर्स में। अब 72 आवर्स में, यानी इसके जस्ट 12 घंटे बाद ये छोटी वाली भी डिवाइड कर जाएगी, और यहां 4 सेल स्टेज आ जाएगी, यानी कि 2 सेल स्टेज, फिर 3 सेल स्टेज और फिर 4 सेल स्टेज। और जो इंडिविजुअल सेल्स बन रही हैं, जो जाइगोट था उसके अंदर जो इंडिविजुअल सेल्स बन रही हैं, इन्हें कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। इन्हें क्या कह देते हैं? ब्लास्टोमियर्स। तो देखिए यहां पे जो सेल्स बन रही है क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर। क्लियर? ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ये अब रैपिड डिवीजन शुरू करेंगे। अब ये तेजी से डिवाइड होंगे, और इसमें जो
पांचवी कंडीशन हम यहाँ ऐड करने जा रहे हैं। जो पांचवी कंडीशन ऐड होगी वो होगी इनडिटर्मिनेट टाइप, इनडिटर्मिनेट कंडीशन। तो ब्लास्टोमियर्स ये 72 आवर्स हटा दें, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। फर्स्ट हो गया 30 में, सेकंड हो गया 60 में और थर्ड हो गया 72 में। इसके बाद अपना चलता रहेगा इनडिटर्मिनेट कंडीशन। समझ में आई? इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है? क्लीवेज इनडिटर्मिनेट का मतलब ये होता है कि जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये इनडिटर्मिनेट है, इन्हें प्री फिक्स नहीं है कि इस ब्लास्टोमियर से आगे चल के आपका हाथ की सेल बनेगी या आपके ब्रेन की सेल्स बनेगी या कुछ और सेल्स यानी हार्ट की सेल बन सकती हैं। तो कौन सी सेल्स बनेगी ये डिटर्मिनेट यहां नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो ये इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज कहलाता है। तो क्लीवेज के यहां पे आपको चार मेन पार्ट हैं। होलोब्लास्टिक यानी कि पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, मेरिडोनियल यानी एनिमल और वेजिटल पोल से होता हुआ डिवाइड हुआ, रेडियल यानी कि हर क्लीवेज एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे हुआ, और इनडिटर्मिनेट यानी कि ये निर्धारित नहीं है कि इसका फेट क्या होगा यानी भाग्य क्या होगा हर ब्लास्टोमियर का। और यही एक बहुत खास बात है आपके ट्विंस की कंडीशन में, यानी कि यहां पे जब ये डिवाइड होता है तो डिवाइड होते टाइम अगर ये क्लीवेज के टाइम पे टूट जाए तो इसकी दो सेल्स, कोई भी दो सेल्स अगर मान लीजिए टूट जा रही हैं, दो के अलावा भी टूट सकती हैं, यानी कि जितनी भी सेल टूटेगी वो फिर से आइडेंटिकल टाइप की सेल्स बनाएंगी जो इनडिटर्मिनेट है, जिनको पता नहीं है, बाद में जाके ये डिफाइन होता है कि अब ये आपका हार्ट बनेगा, ये लंग्स बनाएगा और ये किडनी बनाएगा। तो इस तरीके की जो यहाँ पे कंडीशन आएगी वो इसीलिए ये कंडीशन यहाँ पे फ्रूटफुल रहती है, इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज। तो यहाँ पे एक लाइन है जिसको मैं यहाँ पे आपको दिख रही होगी लाइन, इट इज द इनडिटर्मिनेट क्लीवेज ऑफ द ह्यूमन जाइगोट दैट मेक्स आइडेंटिकल ट्विंस पॉसिबल। तो आपको ये समझ में आया कि आइडेंटिकल ट्विंस का पॉसिबिलिटी क्यों हुई, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज था। अब बात करते हैं कि ये क्लीवेज पूरा जो ब्लास्टोमियर्स बने हैं ये कहां तक बन गए, 8 फिर 16 बनेंगे और 16 से बन जाएगा 32। तो 8 से 16 तक की स्टेज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कहलाती है मॉरुला। 8 से 16 सेल तक की स्टेज को क्या कहते हैं, मॉरुला कहते हैं। इस मॉरुला में और कुछ बुक्स इसे 32 सेल की स्टेज भी लेती हैं, यानी 8 to 16 मॉरुला हो गई, एंड फर्दर 32 स्टेज को भी मॉरुला में ही इंक्लूड करते हैं। मॉरुला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मलबेरी। मलबेरी, तो जो मलबेरी शेप स्ट्रक्चर मिलेगा यानी सॉलिड बॉल शेप स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मॉरुला। और मॉरुला तक के फॉर्मेशन में ही हम क्लीवेज का यूज करेंगे, यानी क्लीवेज टर्म कब होगा यूज, जब जाइगोट से मॉरुला तक का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां तक हम लोगों ने बात पूरी समझी। अब ये बात मॉरुला कहां तक बन जाएगा ये समझिए कितने दिन में बनता है। तो जो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है, उसमें एम्पुला के बाद इस्थमस आया, इस्थमस के जब आगे निकलेंगे तो यूट्रस में पहुंचेंगे, तो लगभग 6 डेज के ऊपर ये काम हो चुका होगा, यानी 6 डेज में मॉरुला तैयार हो जाएगा। 6 डेज में, क्लियर हो रहा है? तो 6 डेज में मॉरुला का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहीं पे ही कुछ और चेंजेस भी देख लेते हैं। जो 6 डेज में मॉरुला का फॉर्मेशन हुआ है तो ये फिमरी जो होती हैं, फेलोपियन ट्यूब के ऊपर फिमरीज हैं, उनसे होता हुआ ये आगे जाएगा और वहीं पे कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं जो कोरोना रेडिएटा सेल्स को डिग्रेड कर देते हैं और यहां से कोरोना रेडिएटा सेल्स इसके ऊपर से हट जाती हैं। अगर आप गौर से देखें तो क्या यहां जाइगोट का साइज इंक्रीज हुआ? नहीं, जाइगोट का साइज इंक्रीज नहीं हुआ, बल्कि इसके अंदर का साइटोप्लाज्म जो था वो डिवाइड होता चला गया और छोटी सेल्स में, यानी कि सेल्स का साइज छोटा होता चला गया। यहां पे एक जब फर्टिलाइजेशन होता है तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, यानी न्यूक्लियस कम होता है, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, तो ये अनइक्वल होता है।
तो जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है, यानी कि वो मेंटेन करने के लिए भी ये क्लीवेज होता है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए भी यहां पे क्लीवेज होता है। क्लियर हो रहा है? इंक्रीज कर जाता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का अब रेशियो जो है वो इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी न्यूक्लियस के अलोंग ही उतना उतना बढ़ जाएगा। क्लियर हो रहा है? दूसरी बात, क्या क्लीवेज में ग्रोथ होती है? तो क्लीवेज एक ऐसा टाइप की माइटोसिस है जिसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये उतने ही बढ़ रहेंगे एट द टाइम ऑफ डिवीजन, और इनमें तेजी से डीएनए का फॉर्मेशन होता चला जाता है, यानी कि इनकी मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होती है ब्लास्टोमियर्स की। क्लीवेज में डीएनए सिंथेसिस फास्टर होती है, सिंथेसिस फास्ट होती है। क्लियर हो रहा है? डीएनए सिंथेसिस कैसी होगी? फास्ट होगी। मेटाबॉलिक रेट बहुत ही हाई होगा। अब सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, यानी इसे माइटोसिस से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? माइटोसिस से कंपेयर कर रहे हैं वर्सेस क्लीवेज वर्सेस माइटोसिस। तो यहां पे डीएनए सिंथेसिस फास्ट होगी, यानी सिंथेसिस फेज एस फेज जो होगी वो फास्ट होगी। माइटोसिस आपको पता है एस फेज, इंटरफेज, G1 फेज और G2 फेज, ये फेजेस होती हैं। G1 और G2 फेज यहां एब्सेंट होगी, याद रखिएगा, G1 एंड G2 फेज एब्सेंट। क्योंकि यहां आपने देखा कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। इसके साथ ही साथ इंटरफेस जो होती है बहुत ही शॉर्ट होती है। इंटरफेस शॉर्ट पीरियड के लिए होती है क्योंकि ये बहुत तेज होता है। क्लियर हो रहा है? तो क्लीवेज के बारे में आपको समझ में आया। अब बात करते हैं जोना पेलुसिडा की, कि जोना पेलुसिडा कहां तक रहेगा। 7th डे में मोरुला, ये पूरा क्लीवेज समझ में आया। क्लीवेज का सिग्निफिकेंस क्या होता है? अगर आप क्लीवेज के सिग्निफिकेंस की बात करिए, इससे पहले क्लीवेज के सिग्निफिकेंस की बात करी जाए, हम यहां पे कुछ और बात बताते हैं कि एम्ब्रियो क्या है। देखिए, जाइगोट के आगे जितने भी ब्लास्टोमियर्स बनते जाएंगे ये एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट करेंगे। जब तक कि यहां पे एम्ब्रियो कब तक कहते हैं हम इसे? जब तक हमारे डिजिट्स, फिंगर डिजिट्स वगैरह और ये नई सेल्स डिफरेंशिएट नहीं होती हैं, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना रहेगा, तब तक ये एम्ब्रियो कहलाएगा। इसके बाद इसमें जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि ये हाथ की उंगलियां दिखने लगी, उसके बाद ये पैर दिखने लगा, तो ये जब अलग अलग दिखने लगते हैं, ऑर्गन्स दिखने लगते हैं, तब इसे हम फीटस बोलते हैं। यानी कि फीमेल के अंदर डेवलपमेंट पीरियड में कब इसे फीटस बोलेंगे? जब इसमें ये ऑर्गन्स वगैरह क्लियर होने लगेंगे, तब इसे फीटस बोलेंगे, और उससे पहले तक इसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। क्लियर है? तो फीटस और एम्ब्रियो भी समझ में आ गया आपको। ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं वो यहाँ पे बहुत तेजी से कंजम्पशन कर रहे होते हैं ऑक्सीजन का भी, तो यहाँ ऑक्सीजन कंजम्पशन भी फास्ट होता है। क्लियर हो रहा है? तो ऑक्सीजन कंजम्पशन भी यहाँ पे ब्लास्टोमियर्स का फास्ट हो गया, डीएनए सिंथेसिस भी फास्ट हो गई। साइटोप्लाज्म जो है वो जाइगोट का टोटल साइटोप्लाज्म है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, सिर्फ उतना ही साइटोप्लाज्म है। अगर ब्लास्टोमियर्स जितने बन रहे हैं, मान लीजिए 32 सेल्स बनी, तो 32 सेल्स का जितना साइटोप्लाज्म होगा वो पूरा का पूरा मिला के एक जाइगोट का साइटोप्लाज्म होगा। यानी साइटोप्लाज्म में भी कोई इंक्रीज नहीं होता है, बस वो डिवाइड होता चला जाता है अलग अलग सेल्स में। तो इसका साइज जो होता है, अगर फर्टिलाइज्ड एग के साइज की बात करी जाए और मॉरुला के साइज की बात करी जाए, तो दोनों का साइज सेम रहता है। फर्टिलाइज्ड एग का साइज और मॉरुला का साइज सेम रहेगा। यानी क्लीवेज में कोई भी साइज इंक्रीज नहीं करता है, यानी जोना पेलुसिडा इसके ऊपर कवर है तो उतना ही साइज रहेगा, इसके बाहर कोई साइज इंक्रीज नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? कुछ टेबुलेशन की फॉर्म में भी आपको दिखा देते हैं ये डिफरेंस क्लीवेज और माइटोसिस का, जिसको आप पढ़ लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगी वो चीज। तो जो टेबुलेशन फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो पहला पॉइंट जो है उसमें है क्लीवेज अकर्स इन द जाइगोट एंड पार्थेनोजेनेटिक एग। पार्थेनोजेनेटिक एग वो होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेंगे, और इसी के सामने लिखा है माइटोसिस अकर्स इन मोस्ट बॉडी सेल्स, यानी ज्यादातर बॉडी सेल्स में माइटोसिस होती है। इंटरफेस की बात करी जाए तो क्लीवेज में इंटरफेस शॉर्ट होती है और माइटोसिस में इंटरफेस इससे थोड़ी लंबी होती है और नॉर्मल साइज की होती है।
ब्लास्टोमियर्स का साइज जो होता है वो हर बार डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है और ये साइज हमेशा डिक्रीज करता जाएगा। यहां पे ये ब्लास्टोमियर्स का साइज छोटा होता चला जाएगा हर बार में। लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है, वहां पे ग्रोथ फेज आती है G1 और G2, वो साइज को मेंटेन कर लेती हैं। द टोटल मास ऑफ ब्लास्टोमियर्स डिक्रीजेस एज देयर नंबर इंक्रीज। तो जो मास है वो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे इनके नंबर इंक्रीज करेंगे, जबकि माइटोसिस में टोटल मास ऑफ डॉटर सेल्स बिकम मोर देन दैट ऑफ पेरेंटल सेल। डीएनए सिंथेसिस फास्टर होती है यहां पे, और वहां पे क्या होता है माइटोसिस में डीएनए सिंथेसिस नॉर्मल रेट से चलती है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्लीवेज की वजह से इंक्रीज करता है, जबकि वहां कुछ इंक्रीज नहीं करता है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन रखने के लिए माइटोसिस होती है। तो इस तरीके से आपने माइटोसिस और क्लीवेज के डिफरेंसेस को भी देख लिया। सिग्निफिकेंस की बात करी जाए तो सिग्निफिकेंस यानी खासियतें क्या होती हैं। सिग्निफिकेंस में क्लीवेज रिस्टोर्स द सेल साइज एंड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ऑफ द स्पीशीज। इसका सेल साइज और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को ये क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। क्लीवेज बिसाइड प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बाय रैपिड डिवीजन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इनटू डिफरेंट सेल्स। क्लीवेज जो है बिसाइड प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बाय रैपिड डिवीजन, इसके अलावा ये क्या करता है, सेग्रीगेट करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस को साइटोप्लाज्म में, अलग अलग सेल्स में। देखिए क्लीवेज की खास बात क्या है, ये यहां पे जो साइटोप्लाज्म है उसको अलग अलग सेल्स में डिफरेंशिएट कर देगा। यानी कि इसमें कुछ साइटोप्लाज्म का मटेरियल जाएगा, इस सेल में कुछ साइटोप्लाज्म का, इस सेल में कुछ, और इसमें कुछ। अलग अलग सेल्स में जब अलग अलग साइटोप्लाज्म का मटेरियल जाएगा तो यही वजह हो जाएगी हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के बनने की, जो आखिर में जाके ब्लास्टोमियर्स में बनेंगे। क्लियर हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं क्लीवेज प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सेल्स सो दैट द बिल्डिंग ऑफ स्प्रिंग्स बॉडी में बिगिन। तो इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ सेल्स है, इसकी वजह से जो ऑफ स्प्रिंग की बॉडी है वो बनना शुरू हो जाती है। तो ये जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो इससे एक ऑफ स्प्रिंग का जो बॉडी है उसका शेप आएगा। तो ये क्लीवेज की पूरी हम लोगों ने बात कर ली। इसके टाइप्स अलग अलग होते हैं, जिसको हम अलग पूरी वीडियो बनाएंगे, उस पर देख लेंगे। लेकिन यहां पे हम लोग क्लीवेज के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे इम्प्लांटेशन की। ये इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो 7th डे के ऊपर ये क्लीवेज में जो मोरुला स्टेज आई थी, क्लीवेज के बाद देखिए एक सीक्वेंस समझिएगा, जाइगोट था, जाइगोट से बना मोरुला, बना है वो क्लीवेज की वजह से। तो क्लीवेज की वजह से मोरुला बना है, और क्लीवेज की वजह से जो मोरुला बना है, तो अब मोरुला के बाद अगली स्टेज आना है ब्लास्टोसिस्ट की, ब्लास्टोसिस्ट की, या इसी को हम ब्लास्टुला भी बोलते हैं। क्लियर हो रहा है। मोरुला कहां तक था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 to 16 सेल स्टेज को हम मोरुला कहेंगे। कुछ बुक्स इसे 32 तक ले जाती हैं, यानी एम्स वगैरह में अगर 32 तक का ऑप्शन आ जाता है तो आप मोरुला पे ही इसे टिक करिएगा। ब्लास्टोसिस्ट में जो सेल्स होती हैं लगभग 100 सेल्स तक ब्लास्टोसिस्ट होती है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज जो होगी लगभग 100 सेल्स की स्टेज होगी। और यहां पे होता क्या है, देखिए ये जो मोरुला है सॉलिड बॉल है, आपको स्टेजेस, वेरियस स्टेजेस आपको पता है कि जो 2 सेल स्टेज आई, 3 सेल स्टेज आई, 4 सेल स्टेज आई, फिर 8 सेल स्टेज आई, फिर 16 सेल स्टेज आई। तो ये स्टेजेस आपको पता है। इसमें से अब जो सेल्स हैं वो अपने आप को रीअरेंज करेंगी ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करने के लिए। होता क्या है कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये चल रहे होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब ये मूव कर रहे होते हैं तो क्या होता है, मूव कौन कर रहा है, ये जाइगोट, मोरुला और ब्लास्टुला। ये कहां आ रहा है, एम्पुला से इन्फंडिबुलम, और इन्फंडिबुलम से फिर आगे। तो इस्थमस, एम्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, और फिर इस्थमस से फिर आगे आ जाएगा ये आपका फीमेल में यूट्रस के पास में। क्लियर हो रहा है। तो यूट्रस के पास में जब ये पहुंचेगा तो क्या होगा, यूट्रस के पास में जब ये पहुंचेगा, इस्थमस के बाद
जब ये यूट्रस के पास पहुंचेगा, जब इस्थमस के बाद में ये यूट्रस के अंदर पहुंचेगा, तो यूट्रस के अंदर फीमेल कुछ सिक्रीशंस करेंगी। फीमेल के जो कुछ सिक्रीशन होंगे जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे इसके डेवलपमेंट में, वो सिक्रीशंस ये सेल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करेंगी और ये सेल्स अपने आप को रीअरेंज भी करती जाएंगी, यानी मोरुला की सेल्स अपने आप को रीअरेंज करेंगी। आउटर पार्ट में ये रीअरेंज कर रही हैं इस तरह से, और इनर सेल्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जा रही हैं यहाँ पे और पूरा एक मास बना रही हैं सेल्स का, जिसे कह रहे हैं इनर सेल मास। और आउटर सेल्स को कह रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये असल में क्या थी? ब्लास्टोमियर्स ही थे। जितनी भी सेल्स थी वो सारे क्या थे? ब्लास्टोमियर्स थे। देखिए जो क्लीवेज के टाइम पे जितनी भी सेल्स बन रही हैं, हमने बताया था ये सब ब्लास्टोमियर्स हैं, ब्लास्टोमियर्स। और ये ब्लास्टोमियर्स जो हैं ये अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं मोरुला के आगे। ब्लास्टोसिस्ट जब ये 100 के टाइम 100 सेल्स हो जाती हैं तो ये अपने आप को रीअरेंज करते हैं। और उसी टाइम पीरियड में हमने आपको बताया कि इसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा होती है। ये जोना पेल्यूसिडा जो है ये डिग्रेड हो जाती है उसी टाइम पीरियड में, यानी 6 to 7 डे पे जोना पेल्यूसिडा डिग्रेड होगी और ये ब्लास्टोमियर्स जो है ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करके ये आउटर और इनर सेल्स कुछ इस तरीके से रीअरेंज हो जाती हैं। बाहर जो सेल्स हैं ये बहुत ही पतली होती हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। ये कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, इन्हें कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर वाली सेल्स हैं ये लूजली अरेंज हैं, इन्हें कहते हैं इनर सेल मास। यहां पे एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर भी मिलता है। इस नॉब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं एम्ब्रियोनल नॉब। तो ये एम्ब्रियोनल नॉब लाइक स्ट्रक्चर भी मिल रहा है। क्लियर है? तो ये आपको बेसिकली ये स्ट्रक्चर मिला है। अब ये एक कैविटी छूट जाती है। ये कैविटी में क्या होता है? इस कैविटी में वो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो फ्लूइड होगा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रिलीज कर रहा था। वो फ्लूइड इसको नरिशमेंट भी दे रहा था और वो ये सेल्स अपने अंदर स्टोर भी कर रही थी उस फ्लूइड को। तो यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का न्यूट्रिएंट मटेरियल रहेगा और इस कैविटी को कह देते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोल देते हैं? ब्लास्टोसील। ठीक है, ये एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं इसी वजह से इसे सिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है जिसके अंदर कैविटी हो। तो ब्लास्टोसिस्ट जिसके अंदर ब्लास्टोसील मिल रही है, ये कैविटी है ब्लास्टोसील, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट है। क्लियर हुई? ये जो ब्लास्टोसिस्ट है यही वो स्टेज है जहां पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यूट्रस की इनर लाइनिंग से जाके अटैच हो जाएगा। समझते रहिएगा, यहां पे यूट्रस की इनर लाइनिंग से जो अटैच होगा यहां पे आके, ये यूट्रस की इनर लाइनिंग है। आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पढ़ा है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इससे ये ब्लास्टोसिस्ट आके अटैच होगा। लेकिन कैसे होता है इसको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, और वो अटैचमेंट कहलाता है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। क्लियर? तो ये उसमें इन्वेजिनेट हो जाएगा या अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होता है समझिए। ये जो ब्लास्टोसिस्ट की ये सेल्स हैं, इनर सेल मास, इसे कहते हैं, इस ट्रोफोब्लास्ट सेल्स को, इसके आसपास वाली जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं इन्हें कहते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। तो इन्हें क्या बोल देते हैं? ये कहलाती हैं सेल्स ऑफ रॉबर। अब ये जो सेल्स ऑफ रॉबर हैं इनकी खास बात समझिए। तो यहां पे सेल्स ऑफ रॉबर आ जाएंगी, इसको जरा डिटेल में हम समझा रहे हैं। यहां पे आपकी सेल्स ऑफ रॉबर आएंगी, समझिएगा जरा इसको। ये जो सेल्स ऑफ रॉबर हैं
यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएंगी जिन्हें कहते हैं विलाई। तो देखिए ये आपकी जो सेल्स ऑफ रॉबर है, इसको थोड़ा सा हम यहां से हटा लें। ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं इसको यहाँ पे। तो ये ब्लास्टोसिस्ट है और ब्लास्टोसिस्ट में यहां पे आपकी सेल्स ऑफ रॉबर होंगी। ये इनर सेल मास हो गया, ये वाला क्या हो गया, इनर सेल मास हो गया। और ये वाली सेल्स इसके आउटर, यहां वाली सेल्स होंगी, ये करेंगे सेल्स ऑफ रॉबर। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी जिन्हें क्या बोलते हैं, विलाई। इन्हें क्या बोलते हैं, विलाई। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके कहलाएंगे विलाई। और ये बेसिकली जो विलाई हैं यही आपके वहां एंडोमेट्रियम में जाके अटैच हो रहे हैं। यही विलाई आपके एंडोमेट्रियम में जाके अटैच हो रहे हैं। इसको जरा गौर से देखते रहिएगा कि यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है इसमें ये विलाई ही अटैच होते हैं। तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में ये जो विलाई है किस तरीके से अटैच होंगे, ये अपने अंदर से कुछ लिटिक एंजाइम्स निकालेंगे। लिटिक एंजाइम्स यानी कि जो लिसिस करते हैं, इसकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को तोड़ेंगे। और तोड़ने के बाद यहां पे ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को जब तोड़ देंगे तो वहां पे जाके ये कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, तो ये खुद अपने आप उसमें धंस जाएंगे। ये देखिए, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये आपकी इनर सेल मास हो गया और ये माइक्रोविलाई हो गई, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होगी। तो ये जो कनेक्शन है, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड प्लेसेंटा। इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और डेवलपिंग एम्ब्रियो का जो कनेक्शन है वो कहलाया आपका प्लेसेंटा। क्लियर हो रहा है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग इसमें देखते हैं कि प्लेसेंटा जो अटैचमेंट था वो कैसे होगा और क्या क्या चीजें इसमें आएंगी। अब इसके आगे की चीजें हम लोग देखेंगे कि प्लेसेंटा से कौन कौन से एंजाइम निकलेंगे और क्या चीजें होंगी। तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, तो इम्प्लांटेशन समझ में आया। इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन जो है वो इसमें धंसना है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट, ये कहलाया इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन समझ में आ गया आपको। इसके बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन समझ में आ गया आपको। आपको ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन समझ में आ गया कि ब्लास्टोसिस्ट कैसे बन रही है। इसके बाद मॉडुला स्टेज आ गई और जाइगोट। तो यहां तक की स्टेज हम लोगों ने देख ली है। अब बात करेंगे कि प्लेसेंटा से कौन कौन से एंजाइम निकलेंगे और उनका क्या फंक्शन होगा, प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको हार्मोन्स दिख रहे हैं। जो हार्मोन्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं प्लेसेंटा से ही रिलीज होते हैं। यहाँ पे इतने हार्मोन्स, और एक हार्मोन जो रिलैक्सिन मैंने लिखा है ये ओवरी से रिलीज होता है। तो अगर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की बात की जाए तो मैं यहाँ पे सिर्फ एंडोमेट्रियम लाइनिंग को दिखा रहा हूँ। देखिए ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है और यहाँ पे आपका जो ब्लास्टोसिस्ट थी वो आई थी। फिर से एक बार प्लेसेंटा में जो इम्प्लांटेशन की बात है वो थोड़ी सी कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट की कुछ सेल्स जो थी जिन्हें हमने सेल्स ऑफ रॉबर कहा था, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके की विलाई बना रही थी जो लिटिक एंजाइम्स या लिसिस वाले एंजाइम्स बना रही थी। ये कौन से एंजाइम बनाती है, ये जो विलाई थी इनको कह देते हैं कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई। तो ये जो कोरियोनिक विलाई है ये एंजाइम्स निकाल रही थी, लिटिक एंजाइम्स। और ये जो लिटिक एंजाइम्स थे ये बेसिकली एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को डिग्रेड कर रहे थे। ये एंडोमेट्रियम हो गई पूरी, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को डिग्रेड कर रहे थे और ये धीरे धीरे इसके पास आ रहे थे। देखिए मैं इसको तो पूरा नहीं पास इसके कर सकता, मैं इसको थोड़ा सा इसके पास कर लेता हूँ। तो ये धीरे धीरे इसको लिसिस करते हुए इसके पास आए और ये जो है अब इसके अंदर धस गए। तो देखिए ये इसके अंदर धस गए और ये एंडोमेट्रियम अब यहाँ ये इसके अंदर धस गया एंडोमेट्रियम के अंदर।
क्लियर हो रहा है? और ये जो कनेक्शन है इसे हमने कह दिया प्लेसेंटा। जो कनेक्शन था इसे हमने कह दिया प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के अंदर जो ये कोरियोनिक विलाई हैं, बेसिकली कोरियोनिक विलाई क्या है? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं। तो ये कोरियोनिक विलाई रिलीज कर रही है एक हार्मोन जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे कॉर्पस ल्यूटियम, तो कॉर्पस ल्यूटियम को ये मेंटेन करता है, उसकी लाइफ को ये आगे बढ़ाता है और परसिस्ट कराता है कि सर्वाइवल में हेल्प करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन। या प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन कराता है। ये हमने आपको बताया है जब हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी थी। तो ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन रखेगा ताकि ये शेड ऑफ ना हो, यानी कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोके रखेगा। और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ये जो इसमें इम्प्लांटेशन है ये हुआ रहता है, और ये जो सेल्स हैं ये इससे टिकी रहती हैं, मिली रहती हैं। और ये इस तरीके से ये आपका इनर सेल मास हो गया, क्लियर हो रहा है? ये इनर सेल मास हो गया, ये आपकी कैविटी हो गई ब्लास्टोसिस्ट, और ये इम्प्लांट हो गया है इस तरीके से। ये जो आपका प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का एक और फंक्शन भी है, ये यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटा के थ्रू ही इस डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब ये जो इनर सेल मास है, इस इनर सेल मास से ही, इनर सेल मास जो आपका आ गया है, इससे ही फर्दर डेवलपमेंट होगा, जिसको हम आगे की अपनी वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये इनर सेल मास डेवलप करके आपकी 3 लेयर्स बनाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम को कौन बना रहा है? पहले तो हम इसकी बात बाद में करेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करा रहा है? गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, लिखते हैं स्मॉल HCG। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन रहती है। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, लगभग 16 वीक के बाद ये अपने आप ही प्रोजेस्टेरॉन बनाने लगता है। 16th वीक के बाद, आफ्टर 16 वीक, ये अपने आप ही प्रोजेस्टेरॉन बनाने लगता है, और ये अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। तो ये इसका रिग्रेशन होने लगता है, यानी ये डीजनरेट होने लगता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये ना हेल्प करने लगता है। साथ ही साथ ये ईस्ट्रोजन हार्मोन भी निकालेगा, जिससे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डेवलप करने लगती है। ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और डेवलप करती है। और देखिए एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डेवलप करते हुए इस पूरे ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर समा लेती है। अब ये इम्प्लांटेशन पूरा होता है। तो पहले प्लेसेंटा बन गया, फिर ये पूरी तरह से ये इम्प्लांट हो गया, अंदर की तरफ धस गया, तो इसके ऊपर भी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आ जाती है, और ये अब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये कवर रहता है इससे। कोरियोनिक विलाई होगी। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थी, इनका क्या रोल है? ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ये तो हमने आपको बता दिया कि इनर सेल मास था ये, इसके ऊपर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या बनाती हैं? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या बनाती है उसको हम आगे देखेंगे। अभी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये लैक्टोजन है। लैक्टोजन आपको पता है मिल्क के लिए, तो ये मिल्क का प्रोडक्शन हमारी मेमोरी ग्लैंड में स्टिमुलेट कराने लगता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में आपको पहले पता है, अभी भी बताया कि ईस्ट्रोजन का काम होता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बढ़ाना, और प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करना। यहाँ प्रोजेस्ट्रोजन लिखा हुआ है, वो असल में बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन ही है। इसके अलावा ओवरी से जो एक और हार्मोन निकलता है वो है रिलैक्सिन। ये कॉर्पस ल्यूटियम से ही एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। बेसिकली ये जब पूरी तरह से प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि पूरा डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो फीटस में, तब ये रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के टाइम पे ये रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा, ये भी आपका ओवरी से निकलेगा। कुछ हार्मोन्स की यहाँ बात हुई। इसके अलावा
कुछ और हार्मोन्स हैं जिनका लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? ये ह्यूमंस में ही बढ़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन, ये हार्मोन्स हैं। इसके अलावा इनका इंक्रीज क्यों होता है? ये सेवरल फोल्ड्स बढ़ तो जाते हैं, इनका इंक्रीज प्रोडक्शन इसलिए होता है, दैट इज increase production of these hormones is essential for the support of fetal growth or metabolic changes in mothers and maintains the pregnancy। इसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए भी इनका बड़ा ही रोल होता है। अब बात करते हैं यहाँ की जो बची हुई बात थी, यानी कोरियोनिक विलाई, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की। इसको हटा दें। 16 वीक याद रखिएगा, 16 वीक के बाद प्रोजेस्टेरोन अपना प्लेसेंटा खुद ही निकालने लगता है। अब जरा देखेंगे आगे का, इसमें थोड़ा सा इससे देख लेंगे, फिर हम लोग बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे। इनर सेल मास जो है, ये इनर सेल मास अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करेगा कि यहां 3 लेयर बनेंगी, 3 जर्मिनल लेयर्स, और 3 जर्मिनल लेयर्स के फॉर्मेशन को देखिए इम्प्लांटेशन के बाद हमने अपने इवेंट्स फिर से बता रहे हैं। हमारा था जाइगोट, जाइगोट से बना मोरुला, अब मोरुला से बना ब्लास्टुला, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट ये है, और इसका हो गया इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद अब अगली स्टेज जो आएगी वो होगी गैस्ट्रुला, वो अगली स्टेज गैस्ट्रुला होगी, जिसको हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मोरुला तक बढ़ने के लिए हमारा जो प्रोसेस था वो था क्लीवेज, हमने इसी वीडियो में देखा क्लीवेज। मोरुला के बाद ब्लास्टुला जो बना ये रीअरेंजमेंट था, क्लियर है, और ब्लास्टुला के बाद अब गैस्ट्रुला आएगा। कुछ एक आध पॉइंट जो बचे रह गए, देखिए हमने आपको बताया था शुरुआत में कि हमारा जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट होता है यानी ओवा, उसके ऊपर कोरोना रेडिएटा सेल्स होती हैं, और 3 जर्म लेयर के फॉर्मेशन को ही हम कहते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड। जब तक ये होता है, और जब 3 सेल्स का पूरा लेयर बन जाएंगी तो स्टेज कहलाएगी गैस्ट्रुला। तो कैसे होता है ये गैस्ट्रुला, हम इसकी बात करेंगे गैस्ट्रुलेशन में, ठीक है। तो ये बात हमारी अगली वीडियो में होगी, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट बचा रह गया अब उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की बात कर लेते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या करती हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हमारी एक्स्ट्रा, और ये जो ये 3 लेयर बनी, ये 3 जर्म लेयर्स थी, ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म है, यानी ये एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स थी, और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में आपकी आ जाती है 4, कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस और यॉक्सैक। ये आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस और यॉक्सैक, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे बस एक जो बात छोटी सी बच गई है पूरी वीडियो की, वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं, ये जोना पेल्यूसिडा है, और इसमें हमारे क्लीवेज हो रहे थे। और ये कब हो रहा था? जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एम्पुला रीजन पे था और इस्थमस रीजन की तरफ बढ़ रहा था, क्लियर। तो इस्थमस रीजन की तरफ बढ़ते हुए कोरोना रेडिएटा सेल्स तो खत्म हो जाती हैं, बचती है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा का फंक्शन ये होता है कि जोना पेल्यूसिडा इसे कहीं दूसरी जगह, यानी यूट्रस के पहले तो नहीं, ये कहीं इम्प्लांट हो जाएगा तो उसे इम्प्लांटेशन से बचाता है। जोना पेल्यूसिडा जो है ये हमारे एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को यूट्रस में किसी दूसरी जगह इम्प्लांटेशन से बचाता है। अच्छा, किसी दूसरी जगह यानी कि जो मेन पॉइंट था जहां पे इम्प्लांटेशन होना था, अटैचमेंट होना था, उस जगह के अलावा अगर कहीं अटैचमेंट हो रहा है तो उसे कहते हैं एक्ट्रोपिक प्रेगनेंसी। ये कंडीशन क्या कहलाती है? एक्ट्रोपिक प्रेगनेंसी, अगर कहीं दूसरी जगह इम्प्लांटेशन हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपको क्लीवेज में हमने ये एक पॉइंट नहीं बताया, कॉम्पैक्शन का पॉइंट। कॉम्पैक्शन का पॉइंट कुछ ज्यादा कोई दिक्कत वाला नहीं है। जब ये अपनी
16 से 32 सेल्स को रीअरेंज करता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कॉम्पैक्शन, जिसमें बाहर की तरफ ये कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की तरफ लूजली अरेंज सेल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं इनर मास, इनर सेल मास। क्लियर है? तो ये कहलाता है कॉम्पैक्शन। क्लीवेज का ही एक टॉपिक था कॉम्पैक्शन। तो जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला तक हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, और कैसे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा के टाइप्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ कोरियोनिक प्लेसेंटा मिलेगा आपको, कोरियोनिक विलाई है इसलिए कोरियोनिक प्लेसेंटा का एक टाइप है, तो कोरियोनिक प्लेसेंटा मिलेगा। खैर इसकी बात भी बाद में करेंगे, प्लेसेंटा के ऊपर अलग वीडियो है पूरी। तो इतना आपको समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आता है, कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।